नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। बजरंग दल कार्यकर्ताओं की पिटाई, जिस सिपाही ने पीटा उसे ए ग्रेड थाने पहुंचाया। विवादित है सिपाही का रिकॉर्ड। हरदा के ब्राह्मण परिवार के पास गोविंद सिंह की सनद, 5 पीढ़ियों ने 300 सालों से सहेज रखी है। नांदेड़ जाते वक्त 2 दिन रुके थे गुरु। आईआईटी प्रोफेसर ने परिवार को छोड़ा, बस को बनाया घर। पर्यावरण बचाने की खातिर 11 साल के लिए देश भर की यात्रा पर। इस शहर के आदमपुर में पेयजल की किल्लत, सदन में बोले एमएलए भव्य, इस जमाने में भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, टैंक बनाया जाए। हरियाणा विधानसभा में हुड्डा मनोहर का शायरी मुकाबला। भूपेंद्र बोले यकीन था कसूर हमारा निकलेगा। सीएम बोले खामोशी का लिहाज करिए, लफ्ज बर्दाश्त नहीं होंगे। मेरठ यूनिवर्सिटी में फायरिंग का वीडियो आया सामने। सी टेक एग्जाम के दौरान 2 छात्र गुट भिड़े, कई राउंड गोलियां चलाकर भाग गए। भारतीय कप सिरप पीने से 18 बच्चों की मौत। नोएडा की कंपनी ने साल 2021 में भेजे थे डॉक्स 1 mx टैबलेट और सिरप। और कोर्ट के बाहर मुख्तार अंसारी ने पढ़ा शेर, बोला दुनिया समझ रही थी कश्ती बवर में है, कोर्ट ने बांदा जेल किया शिफ्ट। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। इंदौर के द्वारकापुरी में हिंदूवादी संगठन के 2 कार्यकर्ताओं को पीटने के मामले में पुलिस आरोपी पर कार्रवाई करने के बजाय अपने ही महकमे के सिपाही को बचाने में जुटी है। इन पुलिसकर्मियों का पुराना रिकॉर्ड भी विवादित ही रहा है। पुलिसकर्मियों के बारे में जानने से पहले आप समझिए कि यह मामला क्या है। मामला 18 दिसंबर का है। हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के 2 कार्यकर्ता अक्षय मालवीय और आशीष राठौड़ द्वारकापुरी थाने के सामने चाय के एक स्टॉल पर खड़े थे। तभी बिना वर्दी के सिपाही अमानत अली वहां पर पहुंचा और दोनों युवकों से तेज आवाज में बात न करने को लेकर विवाद करने लगा। अमानत ने अपने 2 अन्य सिपाही साथियों दीपक और चंद्रशेखर के साथ मिलकर दोनों हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं अक्षय और आशीष को बुरी तरह पीट दिया। इधर थाने के सामने पीटने के बाद अगले दिन दोनों कार्यकर्ता संगठन पदाधिकारियों के पास पहुंचे और उन्हें साथ लेकर द्वारिकापुरी थाने का घेराव करने गए। अफसरों से बात कर टीआई अलका मैनिया ने दोनों से लिखित शिकायत ले ली और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को कार्रवाई का आश्वासन देकर रवाना कर दिया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कहा कि थाने के सामने होने के कारण मकान मालिक डरा हुआ है, संभवतः इसी के चलते वह बयान नहीं दे रहा है। हम उसे समझाइश देकर पूरी घटना बताने के लिए कहेंगे। बजरंग दल के जिला संयोजक पप्पू कोचले राजेश तोमर ने बताया कि एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौबे और एसपी बीपीएस परिहार ने तीनों सिपाहियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। इसके चलते हमने थाने का घेराव टाल दिया है। हालांकि हमने टीआई अलका मैनिया को ज्ञापन तो दिया ही है। कोचले और तोमर ने कहा कि यदि सिपाहियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम थाने पर उग्र प्रदर्शन करेंगे। इधर मंगलवार रात टीआई ने दोनों युवकों को थाने बुलाकर समझाइश दी है। उन्होंने बताया कि एक सिपाही को थाने से हटा दिया गया है। इधर एसपी बीपीएस परिहार ने कहा कि शिकायत के बाद से ही दोनों कार्यकर्ता भी बयान देने नहीं आए हैं। उन्हें बुलवाया गया है। उनके बयान के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को गुजरे हुए 300 सालों से भी अधिक समय हो गया है, लेकिन हरदा का एक ब्राह्मण परिवार ने अपनी 5 पीढ़ियों से गुरु गोविंद जी के हाथों से लिखी सनद संभाल कर रखी है। परिवार का कहना है कि 17वीं सदी में गुरु गोविंद सिंह उनके घर आए थे। तब परिवार की सेवा और समर्पण भाव से खुश होकर उन्होंने परिवार को अपने हाथों से लिखकर एक सनद दी थी। परिवार पिछले 300 सालों से उसे सहेजे हुए है।
अपनी 5 पीढ़ियों से सनद को सहेजने वाले व्यास परिवार के नवीन व्यास ने मीडिया को बताया कि 17वीं सदी में गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ जा रहे थे। इस दौरान वे हमारे गांव हंडिया आए थे। यहाँ वे 2-3 दिन रहे थे। उस वक्त मेरे 5 पीढ़ी पहले वाले दादा सिद्धेश्वर जी ने उनकी सेवा की थी। मेरे दादाजी की सेवा से वे काफी खुश हुए थे, इसलिए जाते समय उन्होंने मेरे दादाजी को एक सनद लिखकर दी थी, जिसकी मूल प्रति हमने आज तक किसी को नहीं दी है। कई लोगों ने हमें सनद देने के लिए कहा, कई ऑफर्स भी दिए, लेकिन ये सनद हमारे परिवार की शान है, इसलिए हमने ये किसी को नहीं दी। नांदेड़ साहिब और स्वर्ण मंदिर में भी इस सनद की प्रति लगाई गई है, लेकिन वह छाया प्रति है। नवीन ने बताया कि मेरे दादा सिद्धेश्वर को गोविंद सिंह जी की सेवा की थी। खुश होकर उन्होंने सनद सौंपी थी। इसके बाद ये सनद दादा के पिता रामेश्वर व्यास को विरासत में मिली। इसके बाद नवीन के दादा बौद्धर व्यास को सनद की जिम्मेवारी मिली। नवीन के पिता गोकुल प्रसाद व्यास अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए इसकी जिम्मेवारी उनकी मां गीताबाई व्यास, जो कि 81 साल की है, उसके पास थी। 3 साल पहले मां के देहांत के बाद से उसे वे संभाल रहे हैं। नवीन ने बताया कि सनद में लिखा है कि यहाँ आने वाला सिख समुदाय का हर व्यक्ति इस सनद के दर्शन कर व्यास परिवार को मान सम्मान और भेंट दे सकते हैं। गुरु गोविंद की लिखी सनद एक विशेष स्याही से लिखी गई है, जो आज मिलती ही नहीं है। गुरु गोविंद सिंह सभा के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह खनुजा का कहना है कि गुरु गोविंद सिंह जी हंडिया आए थे। यहाँ व्यास परिवार ने उनकी सेवा की थी। इससे खुश होकर उन्होंने परिवार को एक सनद सौंपी थी। हंडिया के बाद वे बुरहानपुर में भी ठहरे थे। वहां भी एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा बनाया गया है। उन्होंने समाज को भाईचारे और आपसी में प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया था। उन्होंने सिख समाज को अपना आखिरी संदेश दिया था कि अब से कोई भी देहधारी गुरु नहीं रहेगा। गुरु केवल गुरु ग्रंथ साहिब ही रहेंगे। अपनी सुख दुख की बातें श्री गुरु ग्रंथ साहब से ही करें। सब सिखों को हुक्म है कि गुरु माने ग्रंथ। नोएडा नांदेड़ स्थित हजूर साहिब सिखों के 5वें तख्तों में से एक है। यह महाराष्ट्र के नांदेड़ नगर में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ स्थित गुरुद्वारा सचखंड कहलाता है। गुरुद्वारा का निर्माण 1832 और 1837 के हुआ था। यह हर साल दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं और मत्था टेककर स्वयं को धन्य समझते हैं। यहीं पर सन 1708 में सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने प्रिय घोड़े दिलबाग के साथ अंतिम सांस ली थी। समाज के एक पदाधिकारी का कहना है कि सचखंड का अर्थ होता है सत्य का क्षेत्र। जहां गोविंद जी ज्योति ज्योत समाये थे, वहीं गुरुद्वारा बनाया गया है। गुरुद्वारे का आंतरिक कक्ष अंगीठा साहब कहलाता है। यह ठीक उसी स्थान पर बनाया गया है जहां गुरु गोविंद सिंह जी का दाह संस्कार किया गया था। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। पर्यावरण पर खतरा मंडरा रहा है। इसे लेकर लोगों में अलग जगाने का बीड़ा उठाया है IIT मुंबई के प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी ने। सौर ऊर्जा के लिए उन्होंने एनर्जी स्वराज नाम का आंदोलन छेड़ रखा है। इसके जरिए वे जलवायु परिवर्तन से धरती की ₹1,00,000 में बस तैयार करवाई है। इस बस में सभी सुविधाएं हैं। अब यही बस उनका घर है। 2 साल में विभिन्न राज्यों में 33,000 किलोमीटर की यात्रा करके 1.5 लाख लोगों को सोलर एनर्जी को लेकर जागरूक कर चुके हैं। हाल में डॉक्टर सोलंकी की यात्रा गुजरात से उज्जैन पहुंची। यहां उन्होंने लोगों को जागरूक किया। यहां से वे महाराष्ट्र रवाना हो गए। प्रोफेसर सोलंकी से मीडिया ने बातचीत की। प्रोफेसर डॉक्टर सोलंकी ने बताया कि IIT में पढ़ाने के दौरान पिछले काफी समय से खबरें आ रही थी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती का तापमान बढ़ रहा है, पर्यावरण संकट में है। सौर ऊर्जा ही इसका एकमात्र उपाय है। किसी को तो शुरुआत करनी थी। सोचा मैं ही क्यों न पहल करूं। पत्नी और बेटियों से बात की तो उन्होंने भी सपोर्ट किया। नौकरी से 5 साल की अनपेड लीव ले ली। बस फिर क्या था, नौकरी, घर, परिवार और आरामदायक जिंदगी छोड़कर देश भर में सौर ऊर्जा स्वराज क्रांति लाने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रेरित होकर एनर्जी स्वराज की अलग जगा रहा हूं। 2 साल हो चुके हैं। आने वाले 9 साल भी बस में ही बिताएंगे। भारत की यात्रा कर लोगों को ऊर्जा संरक्षण के तरीके की जानकारी देंगे, ऐसा उन्होंने बताया।
वे कहते हैं कि ये जन आंदोलन है। समय के साथ जलवायु परिवर्तन को लेकर विश्व भर में चिंता जताई जा रही है। वायुमंडल में हर सेकंड 1.5 मिलियन किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फैल रहा है। इसका दुष्परिणाम आने वाली 10 पीढ़ी तक को भुगतना पड़ेगा। आज ही सभी को एनर्जी बचाने और सोलर एनर्जी के उपयोग का प्रण लेना चाहिए। डॉक्टर सोलर की एनर्जी स्वराज सर्व सुविधा युक्त बस ही उनका घर है। 35 लाख में मध्य प्रदेश में तैयार हुई बस में अधिकांश चीजें सोलर से चल रही है। बस में लाइट, किचन, लाइब्रेरी, बाथरूम, मंदिर, गार्डन, बेड, ऑफिस की सुविधा उपलब्ध है। बस को चलाने के लिए एक ड्राइवर और कंडक्टर भी है। वही बस में ही प्रोफेसर की 5 सदस्य की टीम भी काम करती है, जो आगे का प्लान तैयार करती है। इसके अलावा 30 लोगों की टीम अलग है, जो देश में अलग अलग शहरों में रहकर काम कर रही है। हरियाणा में हिसार के आदमपुर क्षेत्र में पानी की समस्या बनी हुई है। यह मामला हरियाणा विधानसभा में भी उठा है। विधायक भव्य बिश्नोई ने विधानसभा में जहां तक कह दिया कि दुर्भाग्य की बात है कि इस जमाने में भी मेरे हल्के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। हिसार के सदलपुर, असरवा, चंदननगर, चबरवाल, बोडिया, सदलपुर, आदमपुर गांव, काबरेल, डाबी, बीड, डंडूर, जिली, पीरावारी में पीने के पानी की काफी समस्या है। भव्य ने कहा कि चंदननगर में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ जल घर नहीं है। चंदननगर में एक उनका पुराना कार्यकर्ता अपने खेत से पाइपलाइन बिछाकर पूरे गांव को पानी दे रहा है। जीएलएफ से 6 एकड़ जमीन लेकर अलग से वाटर जल घर बनाया जाए, ये उनकी मांग है। फाइल पशुपालन विभाग के पास पड़ी थी। भव्य ने कहा कि गांव जीजी, बीड, बरबान, पीरावाली में पीने के पानी की समस्या के निदान के लिए जलघर बनाया जाए। गांव डंडूर में जलघर के लिए जीएलएफ से 4 लाख एकड़ जमीन की मंजूरी मिल चुकी है। इसकी फाइल पशुपालन और डेयरी विभाग के पास पड़ी है। काम को जल्द से जल्द शुरुआत करवाया जाए। भव्य ने कहा कि 84 करोड़ रुपए सीएम ने मंजूर किए हैं, जिनका आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन कामों का टेंडर अपलोड कब होगा। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सीएम मनोहर लाल खट्टर और नेता विपक्ष पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के बीच जमकर शायरी का मुकाबला हुआ। गन्ने का भाव बढ़ाने की मांग को लेकर दोनों ने एक दूसरे को शायरी में जवाब दिया। सबसे पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गन्ने के भाव बढ़ाने की मांग की। हुड्डा ने कहा कि चमन में कुछ पत्तियां छड़ गई होगी। मानता हूं मैं यही इल्जाम हर पर लग रहा है बेवफाई का। अरे चमन को रौन डाला जिन्होंने अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं चमन की रहनुमाइन का। इसके जवाब में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता। मैं बात अपनी सीमा से ज्यादा नहीं करता। तमन्ना रखता हूं कि आसमान से छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का नहीं रखता। इसके बाद भूपेंद्र हुड्डा बोले, न पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है। तू सितम कर ले, तेरी हसरत जहां तक है। वफा की उम्मीद उन्हें होगी तुमसे जिनकी आंखें बंद है। मैं तो दुनिया को दिखा रहा हूं कि तू बेवफा कहां तक है। इसके जवाब में सीएम मनोहर लाल भी बोले, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ते अपने आप हो जाएंगे। इसके बाद भूपेंद्र हुड्डा बोले, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इस स्याही समुद्र से नूर निकलेगा। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ। हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। डिप्टी सीएम की मां ने अपनी सरकार पर भी सवाल उठाए। इस बीच में विधानसभा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मां और बाढ़ड़ा से विधायक नैना सिंह ने शिक्षकों की कमी को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि स्कूलों में लगातार शिक्षकों की कमी चल रही है। उनके क्षेत्र में कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ मुख्य अध्यापक ही है। ऐसे में वहां पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। हाल ही में एक स्कूल में ग्रामीणों ने ताला लगा दिया। बड़ी मुश्किल में उसे ताले को खुलवाया जा सका है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा का गन्ना किसान परेशान है। सरकार को गन्ने के भाव पंजाब के बराबर करने चाहिए। इस पर सीएम ने कहा कि वह एक कमेटी बनाने की घोषणा कर रहे हैं, जो 15 दिन में इस मामले को अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। इसके बाद ही सरकार इस पर फैसला लेगी। सीएम के जवाब से नाराज कांग्रेसी विधायकों ने सदन का बहिष्कार कर दिया। काफी देर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा होता रहा। इसके बाद स्पीकर ने अभय चौटाला का ध्यान आकर्षक प्रस्ताव नामंजूर कर दिया। इससे नाराज अभय चौटाला ने सदन का वॉकआउट कर दिया।
इसके बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गन्ने का भाव बढ़ाने की मांग करने लगे। इस पर सीएम और पूर्व सीएम के बीच शायरी का दौर शुरू हो गया था। सीएम ने कहा कि मेरी खामोशियों का लिहाज कीजिए, मेरे लफ्ज आपसे बर्दाश्त नहीं होंगे। अजीत चौटाला ने वॉकआउट किया। इनेलो के विधायक अभय चौटाला और कांग्रेस के विधायकों ने किसान पर दर्ज मुकदमा और शराब घोटाले के मुकदमे पर चर्चा शुरू की। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जवाब में कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बाद भी विपक्षी दलों के विधायक सदन में चर्चा करने की मांग करते रहे। विरोध करते हुए अभय चौटाला बैल में आ गए। इसके बाद उनके ध्यान आकर्षक प्रस्ताव को नामंजूर करने के बाद उन्होंने वॉकआउट कर दिया। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। आपने देखा होगा एग्जाम में आपकी समस्या ये होती है कि देखो ये बगल वाला तो ऊपर देखता नहीं, लिखता ही रहता है, अब मैं पीछे रह जाऊंगा, उसको ना, यानी दिमाग उसी में लगा पड़ा है। आपका दिमाग इतना हाल डोल कर रहा है कि जो भीतर मेमोरी रूपी जो कॉइन है ना, आपको वो दिखता ही नहीं है। एक बार मन को स्थिर कर लीजिए। मन को स्थिर करने की दिक्कत है तो जरा डीप ब्रीथिंग कर लीजिए। 3-4 बार गहरी सांस लीजिए, एकदम सीना तान करके आंख बंद करके कुछ पल बैठिए। मन स्थिर हो जाते ही वो कॉइन जैसे दिखने लगता है। आपके मेमोरी के भीतर पड़ी हुई चीज यूं ही उभर करके आना शुरू हो जाती है। और इसलिए ईश्वर ने जिसकी मेमोरी ज्यादा है उसको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी दी है, ऐसा नहीं है जी। हम सबको, हमारे सबका जो इंटरनल प्रोडक्ट है, परमात्मा ने बहुत ढंग से बनाया हुआ है। हम किसको पनवाते हैं, किसको बढ़ाते हैं, उस पर निर्भर करता है। तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। आप में से जो लोग पुराने शास्त्रों को जानते होंगे, कुछ तो कभी YouTube पर भी कुछ चीजें अवेलेबल होती हैं। कुछ शताब्दानी लोग होते हैं, उनको एक साथ 100 चीजें याद आती है। हमारे देश में ये चीजें कभी कभी इसकी बड़ी प्रचलन हुआ करती थी। तो हम इसको ट्रेन कर सकते हैं, अपने मन को भी ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन मैं आज, आप परीक्षा में जा रहे हैं इसलिए मैं उस दिशा में आपको नहीं ले जाऊंगा, लेकिन मैं कहता हूं मन स्थिर रखिए। आप अपने पास चीजें पड़ी हैं, वो अपने आप आना शुरू हो जाएगी, आपको वो दिखना शुरू हो जाएगी, आपका उसका स्मरण होना शुरू हो जाएगा और वही बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। मेरठ की IIMT यूनिवर्सिटी के 2 छात्र गुट बुधवार को बीच सड़क पर आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग भी की गई। फायरिंग के चलते मौके पर भगदड़ मच गई। गंगानगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें छात्र फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। जानकारी होने पर CO सदर देहात देवेश सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस IIMT कॉलेज गेट के पास की दुकानों और होटल के बाहर लगे कैमरों के फुटेज देख रही है। गेट नंबर 4 के पास भिड़े छात्रों के 2 गुट IIMT के गेट नंबर 4 के पास छात्रों के 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से एक दूसरे पर करीब 20 राउंड फायरिंग की गई। इसके बाद छात्र वहां से फरार हो गए। सूचना पर गंगानगर बावनपुर थाना पुलिस पहुंची। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पहले गेट के पास कुछ युवक एक अन्य युवक को पीट रहे थे। कॉलेज में बुधवार को C.Tech का पेपर चल रहा था। ब्लॉक R के साइड के कुछ युवक तमंचे लेकर दूसरे रास्ते से यूनिवर्सिटी के गेट के पास पहुंचे। दोनों पक्षों में मारपीट और फायरिंग शुरू हो गई। दोनों साइड से गोली चलते देखकर मौके पर भगदड़ मच गई। गोली की आवाज सुनकर लोग इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान किसी ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। IIMT यूनिवर्सिटी के पास का इलाका गंगानगर अब
अपराध का अड्डा बन गया है। यहाँ आए दिन छात्रों गुटों में मारपीट और भिड़ंत होती रहती है। कुछ महीने पहले कॉलेज के लॉ स्टूडेंट की हत्या कर दी गई थी। आए दिन सड़क पर छात्रों के गुट भिड़ते और फायरिंग करते रहते हैं, मारपीट होती रहती है। इससे आसपास के लोग भी काफी परेशान हैं। पिछली 1 जनवरी को IIMT के लॉ विभाग के छात्र सचिन की कुछ छात्रों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस की लापरवाही के चलते लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती है। उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत के लिए भारतीय कंपनी की दवा को जिम्मेवार बताया गया है, जिसका उत्पादन यूपी के नोएडा में होता है। यह कंपनी नोएडा के सेक्टर 67 मेरियन बायोटेक है। कंपनी की ओर निर्मित डॉक्स 1 MX टैबलेट और सिरप उज्बेकिस्तान भेजा गया था। उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत का यह मामला उस घटना के बाद आया है जब अफ्रीकी देश गाम्बिया में भी ऐसी ही दवा पीने से 66 बच्चों की मौत हुई थी। जांच टीम में शामिल नोएडा के ड्रग इंस्पेक्टर वैभव बाबर ने बताया कि इस दवा की देश भर में सप्लाई नहीं है, इसे एक्सपोर्ट किया गया था। इसका एक स्लॉट मई 2021 में उज्बेकिस्तान भेजा गया था। इस मामले में सेंट्रल ड्रग रेगुलेटरी टीम में जांच के लिए कहा गया है, जिसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग मेरठ डिवीजन के और ड्रग इंस्पेक्टर गौतम बुद्ध नगर की एक टीम को भेजा गया है। इस मामले में नोएडा के टीम ने मेरियन बायोटेक की कंपनी से सिरप के सैंपल लिए हैं। इस सैंपल को सेंट्रल ड्रग रेगुलेटरी को भेज दिया गया है, वहां से इनको लैब भेजा गया है, वहां से रिपोर्ट आने का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। तब तक कंपनी पर निगरानी बनी हुई है। इन बच्चों को मेरियन बायोटेक की ओर से निर्मित DOC 1 MX टैबलेट और सिरप दिया गया था। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि इस सिरप की सप्लाई भारत में नहीं की जाती। इस स्लॉट को मई 2021 में सिर्फ उज्बेकिस्तान ही भेजा गया था। यह भी बताया गया था कि वहां इस सिरप का सेवन बच्चों ने बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लिया था, जिसकी ओवरडोज के चलते बच्चों की मौत हुई थी। उज्बेकिस्तान की मीडिया के मुताबिक लेबोरेटरी टेस्टिंग के दौरान इस कप सिरप में केमिकल इथाइलेन ग्लाइकोल पाया गया था। इसी केमिकल के पाए जाने के बाद हरियाणा की मैडेन फार्मा के खिलाफ जांच की गई, जिसे गाम्बिया में 70 बच्चों की मौत के लिए जिम्मेवार बताया गया था। हालांकि जांच के बाद भारत सरकार ने WHO को बताया कि कंपनी से लिए गए सभी सैंपल जांच में सही पाए हैं। उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी को प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ED ने कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज जिला कोर्ट में पेश किया। सफेद कपड़े पहने मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में जाने से पहले हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा कि कुछ नहीं बोलूंगा। जब मीडिया ने सवाल पूछा तो मुख्तार अंसारी ने कहा कि बोलने पर पाबंदी लगी हुई है, हम कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोलेंगे। हालांकि जब मुख्तार सुनवाई के बाद कोर्ट से बाहर आया तो उसके तेवर बदले हुए थे। कोर्ट ने उसे बांदा जेल दोबारा शिफ्ट करने के लिए कहा था। जेल जाने से पहले शायरी के जरिए मुख्तार अंसारी ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उसने शायरी पढ़ी, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कश्ती भंवर में है। मुख्तार अंसारी को मजिस्ट्रेट मुकेश यादव की कोर्ट में पेश किया गया था। उसकी 5 दिन की कस्टडी रिमांड बुधवार को पूरी हो गई है। मुख्तार को बांदा जेल भेजा जा रहा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को करने की तारीख मुकर्रर की है। पूर्वांचल में माफिया डॉन पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की ED 14 दिन की रिमांड ले चुकी है। पहली बार में 10 दिन की कस्टडी रिमांड मिली थी, दूसरी बार 5 दिन की कस्टडी रिमांड मिली थी। 5 दिन की अवधि 28 दिसंबर को अपराह्न 12 बजे पूरी हो गई। ED के सब जोनल ऑफिसर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार की 23 दिसंबर को पेशी कराई थी। ED के अधिवक्ता ने 5 दिन की और कस्टडी रिमांड की मांग की थी। ED के वकील ने बताया कि मुख्तार अंसारी पूछताछ में ज्यादा सहयोग नहीं कर रहा है। ED ने अभी तक मुख्तार से 19 सवालों को दोहराया है, जो उसके विधायक बेटे अब्बास अंसारी और उसके साले सरजील रजा से पूछे थे। इसके अलावा ED ने 14 दिन की रिमांड में उसके लेन देन, विदेश यात्राओं, विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में भी पूछताछ की है। मुख्तार पूछताछ में ज्यादातर सवालों का जवाब हूं या हां में या गोल मटोल ही दे रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी एक बार फिर प्रयागराज कोर्ट में अपने ही अंदाज में नजर आया था। तनी हुई मूंछ और हल्की मुस्कुराहट के साथ
उसने चुटिले अंदाज में निशाना साधा था। मुख्तार सफेद कपड़ों में कोर्ट में पेशी के दौरान नजर आया। दरअसल बांदा जेल में बंद मुख्तार को ईडी ने अपनी हिरासत में लिया था। कस्टडी पूरी होने के बाद मजिस्ट्रेट मुकेश यादव की कोर्ट में उसे पेश किया गया था। ईडी के सब जोनल ऑफिस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार की 23 दिसंबर को पेशी कराई थी। 5 दिनों के रिमांड को बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार। अभी मेरे को एक